बड़ी खबर, रूस का यूक्रेन पर जो बहुत बड़ा हमला हुआ है उसकी तस्वीरें भी सामने आई। यूक्रेन में 400 से ज्यादा ड्रोन से यह अटैक किया गया है। अलग अलग शहरों में 29 मिसाइलों से अटैक हुए, शहर दर शहर दहला दिए गए। ये देखिए तस्वीरें, कितनी तबाही हुई है, कितनी बर्बादी हुई है। रूस के हमले में यूक्रेन में ये तबाही का आलम देखिए तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। हमले के फौरन बाद की तस्वीरें जहां पर यूक्रेनी सैनिक रेस्क्यू टीम लोगों को मलबे से निकालने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के ओडेसा में बड़ा हमला हुआ है। ड्रोन अटैक से सूमी में बड़ी तबाही मची है। ये देखिए आप, रिहायशी इलाकों में रूस की तरफ से बमबारी की गई। कई बिजली प्लांट पर रूस का हमला, पोर्ट सिटी ओडेसा, और यहां एक बार फिर से हमलों से दहला दिया रूस ने। और रूस के हमले में यूक्रेन में बड़ी तबाही मची है। यूक्रेनी सेना के 4 हेडक्वार्टर्स पर भी हमला हुआ है। देखिए अब धीरे धीरे जो अपडेट सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि ये हमले कितने बड़े थे। यूक्रेनी सेना के 4 हेडक्वार्टर्स पर हमला किया गया है रूस की तरफ से। और एक और बड़ी खबर, रूस का माइकोलाइव का शहर पर बड़ा हमला। रूस के ड्रोन अटैक में 3 लोगों की मौत। थर्मल प्लांट पर हमले में कई लोग घायल हो गए। ये देखिए आप, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये जो हमला है वो रूस की तरफ से किया गया। माइकोलाइव का शहर पर यह हमला किया गया और रूस ने ड्रोन अटैक किया। खबर यह आ रही है कि 3 लोगों की मौत भी हुई है। थर्मल प्लांट को टारगेट पर लेकर इस हमले को अंजाम दिया गया और कई और लोग घायल भी हुए हैं। हमले की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए आप। तो देखिए यूक्रेन पर विध्वंसक हमला हुआ है। 24 घंटे में क्या क्या हुआ है, पूरी अपडेट इस वक्त आपके सामने आने जा रही है। 400 से ज्यादा ड्रोन अटैक हुए हैं, 29 से ज्यादा मिसाइल अटैक्स हुए हैं। स्कैंडर मिसाइल से भी वार किया गया जो कि बहुत घातक मिसाइल है। शाहेद ड्रोन से जगह जगह टारगेट किया गया। कामिकाजी और गिरान ड्रोन से बड़े पैमाने पर तबाही मचाई गई। ग्लाइड बॉम्ब से विध्वंसक प्रहार किया गया। टॉर्नेडो MLRS से भी हमले हुए हैं। ये हमले कहां कहां हुए उसकी भी जानकारी आपको दे देते हैं। राजधानी कीव पर हमले हुए, सूमी, नीप्रो, माइकोलेव, ज़ेपोरिजिया, लुहांस्क, ओडेसा और खेरसॉन में भी ताबड़तोड़ अटैक्स को अंजाम दिया गया है रूस की तरफ से। रूस का रुख कुल मिलाकर बहुत ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। अगर यह कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। इरादे आखिर क्या हैं पुतिन के? रूस के टारगेट पर क्या क्या रहा? सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। इसके अलावा रिहायशी इलाकों को भी नहीं बख्शा गया। बिजली प्लांट्स पर हमले हुए, एयर बेसिस पर अटैक किया गया है। ऑयल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया है। रूस आखिर क्या साबित करने की कोशिश कर रहा है, आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है, किस रणनीति पर काम कर रहा है, यह है बड़ा सवाल। और हमारे साथ मनीष झा हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। मनीष, रूस के ये इरादे, ये आक्रामक रुख आखिर क्या बता रहा है? किस रणनीति पर काम शुरू कर दिया है रूस ने ऐसे वक्त में जब 24 फरवरी नजदीक है? देखिए, एक हफ्ते बाद तो इस जंग के 4 साल होने ही वाले हैं, लेकिन ये भी बात है कि रूस और यूक्रेन और अमेरिका तीनों के बीच जो बातचीत चल रही है उसमें रूस ने एक बात रखी है कि जो ग्राउंड रियलिटी है उसको आप किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये बातचीत के ठीक समय रूस हमले के जरिए भी बता रहा है कि इस वक्त देखिए कि हम किस पोजीशन में हैं, हम किस तरीके से स्ट्राइक कर रहे हैं, यूक्रेन किस तरह से हेल्पलेस है, हमारी ग्राउंड पर कितनी डोमिनेंस है और यूक्रेन के पास कितने लिमिटेड रिसोर्सेस अब बचे हुए हैं। तो जाहिर है कि रूस की स्ट्रेटेजी 2 है कि जमीन पर अपनी स्थिति लगातार मजबूत करते रहना और बातचीत के टेबल पर यह दिखाना कि कोई और विकल्प आपके पास सरेंडर के अलावा नहीं है, और यही बात अमेरिका को भी कन्विंस करना। तो मुझे लगता है कि इसी दिशा में क्रेमलिन की स्ट्रेटेजी है कि 4 साल के बीतने के बाद भी रूस यूक्रेन को आगे करके 30 मुल्कों के साथ लड़ रहा है, पीछे हटने को तैयार नहीं है और जीत आखिर में उन्हीं की होगी। बस यही बात वो बातचीत के टेबल पर कहना चाहता है। बिल्कुल मनीष, और ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन को यह महसूस हो रहा है कि कोई बात नहीं, अगर अमेरिका नहीं तो बाकी के जो नेटो देश हैं वो उसके साथ एक ढाल के तौर पर खड़े हुए हैं। एक और बड़ी खबर,
युद्ध के 4 साल पूरे होने से पहले रूस बेहद आक्रामक हो गया। 6 दिन के बाद यूक्रेन जंग के 4 साल पूरे होंगे। यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले बहुत तेज हो गए हैं। ये देखिए आप, तो ये तस्वीरें आपके सामने 4 साल पूरे होने वाले। आपको याद होगा साल 2022 24 फरवरी का दिन, जब रूस की तरफ से पहले हमलों को शुरू किया गया था और उसके बाद से लेकर, हालांकि उस वक्त तो यह तक दावा था कि महज कुछ घंटों में यह युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन हो क्या गया? 4 साल पूरे होने वाले यूक्रेन जंग के 4 साल, और अब क्या आर पार होने वाला? खबर क्या है आप जानिए। 24 फरवरी को जंग के 4 साल पूरे हो रहे हैं। 4 साल से पहले रूस बहुत ही बड़ा आक्रामक हमला भी कर सकता है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर बड़े हमले हो रहे हैं। बड़ी बात क्या है? रूस पूरी तरह से अब आर पार के मूड में है। अब पुतिन जंग पर फैसला चाहते हैं। यूक्रेन पर बड़ा फैसला ले सकते हैं पुतिन। नितिन कोहली सर, सवाल यह है कि अब पुतिन को भी पता है कि युद्ध जितना लंबा खींचेगा उतना ही नुकसान बड़ा होता जाएगा रूस का भी, अगर उसको और ज्यादा एंगेज किया गया। तो क्या वाकई में आपको इसमें सच्चाई नजर आती है कि 4 साल पूरे होने पर यह युद्ध और भीषण और कोई बहुत ही निर्णायक डिसाइसिव फैसला पुतिन ले सकते हैं? क्या लग रहा है आपको सर? देखिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड मेंटेनेंस ऑफ मोमेंटम। जब दुश्मन वीक है और आपकी जीत हो रही है तो उस समय आपने अपना एक्सीलेटर और ज़्यादा दबाना है, और वही हालत यूक्रेन की हो रही है। इनकी बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं रूस की वजह से और या मौसम की वजह से। दूसरा, इनके पास लॉजिस्टिक बहुत ज़्यादा वीक है, एयर डिफेंस बहुत वीक हो चुकी है। अमेरिका ने इनको बोला है कि आप टेबल पर बैठ के फैसला कीजिए। जर्मनी ने ये स्टेटमेंट दिया है, मर्क ने, कि भाई अभी हमारे पास हथियार नहीं है आपको देने के लिए। तो उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। इसका रशिया ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहता है। उसके टारगेट जो क्लियर दिखाई दे रहे हैं वो हो सकते हैं, एक तो नाइपर रिवर तक जाना, ओडेसा को लेना, खार्किव को लेना, जो कि पहले रशियन के अंडर ही होते थे, और ओडेसा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्ट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लेना चाहेगा। उसको मालूम है कि जेलेंस्की के पास अभी ज़्यादा कार्ड नहीं है, इनको इस बात को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ग्राउंड रियलिटीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी कि उनको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए वो ये सब कर रहा है। और सस्टेन जो आपकी बात कर रहे हैं कि लंबे समय तक युद्ध करने के लिए रशिया के अंदर कैपेबिलिटी है, ये उसने दिखा दिया है 4 साल के अंदर। उनका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो बहुत बड़ी हथियार बना रहा है एक के बाद एक। दूसरी साइड में वीकनेस है यूक्रेन के पास, यूरोप के पास और इवन अमेरिका के पास। और अमेरिका तो इस समय 2-3 जगह एंगेज हो गया है। तो उसकी वजह से रशिया का हैंड बड़ा स्ट्रॉन्ग है और इसका वो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहेगा। बिल्कुल। और देखिए, रूस यूक्रेन वार्ता को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। बेहद तनाव में यह बातचीत खत्म हुई है। जेनेवा वार्ता में यूक्रेनी खेमा ही 2 फाड़ हो गया। सोचिए जरा, आमने सामने आए किरिलो और आंद्रेई गुट, यूक्रेन के ही 2 गुट आमने सामने। यूएस मध्यस्थता पर दोनों पक्षों में मतभेद खुलकर सामने आ गया। अमेरिका की मध्यस्थता में जेनेवा में यह बैठक चल रही है, लेकिन बैठक के दौरान यूक्रेन के ही 2 गुट आमने सामने आ गए। तो देखिए, रूस से वार्ता हो रही थी, लेकिन आपस में कौन भिड़ गए? आपस में यूक्रेनी टीम ही भिड़ गए। आपको बता रहे हैं कैसे रूस से वार्ता को लेकर आपस में ही भिड़ गए हैं यूक्रेनी। एक तरफ तो यूक्रेन से ही पहला गुट है, जिसका चेहरा है किरिलो बुडानोव, जो कि अमेरिका के समर्थक माने जा रहे हैं। उनका यह मानना है कि अमेरिकी मध्यस्थता वाले समझौते का समर्थन किया जाना चाहिए। और दूसरी तरफ दूसरा गुट है आंद्रेई येरमाका, जो कि अमेरिकी मध्यस्थता के बिल्कुल खिलाफ है। उनकी राय क्या है? जल्दबाजी में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इधर किरिलो और टीम मानती है कि शांति समाधान के दरवाजे जल्द बंद हो सकते हैं, इसलिए देर बिल्कुल अब नहीं होनी चाहिए। वहीं टीम आंद्रेई का यह मानना है कि इंतजार करके यूक्रेन और ज्यादा बेहतर शर्तें हासिल कर लेगा। पहला गुट यह मानता है अमेरिका की जून डेडलाइन का ख्याल रखना चाहिए, तो वहीं दूसरा गुट यह कहता है कि अमेरिकी समय सीमा को यूक्रेन पर दबाव की रणनीति के तौर पर वो देख रहा है। किरिलो की टीम डोनबास पर कुछ समझौते के लिए भी तैयार है, तो वहीं आंद्रेई की टीम डोनबास पर किसी भी समझौते को राजी नहीं है। यह वही रुख है जो अब तक ज़ेलेंस्की का नजर आता है। समीर,
बिल्कुल सरदाना सर, किस तरह से आप देख रहे हैं इस दो फाड़ को? यूक्रेन के अंदर ही दो गुट बने हुए हैं। ये खबर, ये जानकारियां लगातार TV9 भारतवर्ष भी बता रहा था, दे रहा था, लेकिन अब तो ये लड़ाई, ये गुटबाजी खुलकर सामने आ चुकी है। अब ऐसे में क्या ज़ेलेंस्की के सामने भी ये प्रश्न इस वक्त मुंह बाए खड़ा हुआ है कि करें तो करें क्या, क्योंकि घर में ही घिरे हुए हैं? देखिए, ये बात हमेशा से थी कि कुछ जो रशियन थे, और यूक्रेनियन की जनता भी थी, वो एक समय तक इकट्ठी थी जब तक उनका विनाश नहीं हो रहा था। 4 साल में आप देखिए जितना विनाश यूक्रेन का हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि आज वो चाहते हैं कि शांति हो, और जो जिस जगह पर है उसी तरीके से इस पीस संधि हो जाए, और आगे जो उनकी जनता को और उनके जो जो उनका नुकसान हो रहा है वो आगे ना हो। दूसरी बात यह है कि अमेरिका ने हमेशा से कहा है कि मैं एक दिन में रुकवा दूंगा यूक्रेन रशिया का युद्ध। तो अमेरिकन राष्ट्रपति अभी काफ़ी समय से रह चुके हैं और उनको भी चाहिए कि ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। तो मेरे ख्याल से अमेरिका भी दबाव डालेगा यूक्रेन पे, और यूक्रेन में जो गुटबंदी हो गई है, गुट बन गए हैं, वो इसी तरफ जाएंगे कि जल्द से जल्द एक शांति हो, और अमेरिका के राष्ट्रपति जैसे उसका एक श्रेय ले सके कि देखिए मैंने यहाँ पर भी शांति करा दी है। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ये बड़ा क्रेडिट तो लेना ही चाहेंगे, लेकिन हो क्या रहा है? तमाम कोशिशें, चाहे फिर वो अलास्का वार्ता हो या फिर उसके बाद जेनेवा में जो हुआ, ये सब कुछ उसके विपरीत है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी फाइटर जेट पर रूस का हुआ है बड़ा हमला। रूस ने ड्रोन से याक 52 को बनाया है टारगेट। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, यूक्रेनी फाइटर जेट पर रूस ने यह हमला किया है। रूस ने ड्रोन से याक 52 को कैसे टारगेट बनाया, देख पा रहे हैं आप। और देखिए, बातचीत की कुछ और डिटेल सामने आ चुकी हैं। जिनेवा में 6 घंटे तक यह त्रिपक्षीय वार्ता चली। रूस, यूक्रेन, अमेरिका, 3 पक्ष, और इनके बीच बातचीत हुई। पहले दिन की वार्ता में कोई बात नहीं बन पाई। आज तीनों देशों के बीच फिर से बातचीत होगी। तो पहले दिन की वार्ता फेल साबित हुई है। सिर्फ युद्ध ही विकल्प है क्या? अब आपको यह बता रहे हैं कि पहले दिन की वार्ता फेल हुई, तो क्या सिर्फ युद्ध ही विकल्प बचा? ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, यह आपको समझाते। देखिए, जो मांगे हैं वही सब कुछ बता देंगे। एक तरफ तो रूस की मांग है। रूस क्या मांग कर रहा है कि लुहांस्क, डोनेट्स्क, खेर्सोन को खाली कर दे यूक्रेन। लेकिन यूक्रेन की क्या मांग है कि बिना शर्त युद्ध विराम किया जाए। समीर, बिल्कुल, और रूस अपनी मांगों पर पूरी तरह से अड़ा हुआ है। पूरे डोनबास पर रूस का कंट्रोल हो, ये रूस चाहता है। रूस को अपना कोई हिस्सा हम नहीं सौंपेंगे, इस बात पर पूरी तरह से यूक्रेन अड़ा हुआ नजर आ रहा है, और बात बन ही नहीं पा रही। अब आप क्रीमिया की देखिए। क्रीमिया को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलनी चाहिए। 2014 में यहां पर एक रेफरेंडम का दावा करके रूस ने अपना कब्जा किया। तो यूक्रेन की मांग यह है कि भविष्य में यूक्रेन पर कोई भी हमला ना करे रूस। इस बात की उन्हें पूरी तरह से सिक्योरिटी गारंटी भी चाहिए। जी हां, नाटो में यूक्रेनी सदस्यता पर प्रतिबंध, क्योंकि पूरी जंग की बुनियादी यही मुद्दा था, नाटो सदस्यता यूक्रेन को ना मिल जाए। यूक्रेन ये मांग कर रहा है कि नाटो सदस्यता पर रूसी हस्तक्षेप नहीं किया जाए। अब ये भला कैसे मुमकिन? बिल्कुल, और देखिए मनीष, ये तो सवाल वही है कि हालात तो वहीं पर आकर खड़े हो गए ना, जिस हालात में युद्ध की शुरुआत हुई थी 2022 में। ज़ेलेंस्की की यही जिद थी कि नाटो में शामिल किया जाए, और उससे आग बबूला थे पुतिन। और एक तो यही शर्त फिर से रखी गई, और एक बहुत बड़ा इलाका, अगर शर्तें मान ली जाती तो एक बहुत बड़ा इलाका, करीब 30% इलाका यूक्रेन अपना खोता हुआ नजर आएगा। देखिए, ये बात तो है कि इसी वजह से हम लोग कह रहे हैं कि ये युद्ध नहीं रुकने वाली है। हाँ। क्योंकि दोनों पक्ष पहले दिन से जो बात कह रहे थे, आज भी वही बात कह रहे हैं। बस ये है कि बीते 4 साल के दरमियान रूस के पास कमोबेश उतने से ही इलाके हैं जो उन्होंने युद्ध के शुरुआत के 2-3 महीने में हासिल कर लिए थे। उसके बाद से बहुत धीरे धीरे करके कुछ और एरिया उन्होंने कवर किया है। क्रेमलिन की दलील है कि उनको और ज़्यादा ज़मीन नहीं चाहिए, उनका जो मुद्दा है उसको एड्रेस किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनियन और यूरोपियन ये सोचते हैं कि रूसी सेना अगर ताकतवर होती तो वो अब तक कीव पर कब्जा कर लेती। लेकिन इन सब के बीच में बात इतनी सी है
कि क्रेमलिन किसी भी कीमत पर अपने सिक्योरिटी कंसर्न से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका की जब तक मदद आ रही है, यूक्रेन में भी हथियार नहीं डालेगा। तो जो कहते हैं, पुतिन कहते हैं कि टिल द लास्ट यूक्रेनियन, यानी यूक्रेन का एक भी व्यक्ति जब तक है तब तक ये जंग चलती रहेगी। ठीक है, और देखिए जिस बात का आप भी जिक्र कर रहे हैं, वार्ता के बीच जेलेंस्की का कड़ा रुख भी सामने आया। डोनबास के बदले में कोई समझौता नहीं होगा, ये जेलेंस्की ने साफ कर दिया है। यूक्रेन की जनता डोनबास किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगी। सिर्फ यूक्रेन पर दबाव ना डालें ट्रंप। वार्ता के बीच रूस हमला कर रहा है, इस बात का भी जिक्र जेलेंस्की ने किया है। सुनिए। तो रूस का यूक्रेन में कहां पर कितना कब्जा है ये आप जाने। लुहांस्क में पूरा कब्जा हो गया, यानी 100%। डोनेट्स्क की बात करें, यहां पर 80% इलाके पर कब्जा है, तो ज़ापोरिज़िया में 75% इलाके पर कब्जा है। समीर जी हां, और खेरसोन में 71%। जरूरी बात, चारों प्रांतों में 100% कब्जे की तैयारी सीधे तौर पर नजर आ रही है। कोहली साहब, ये तो अपने टारगेट्स, अपने लक्ष्य की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है रूस। देखिए, इसमें कोई शक भी नहीं है और वो अपने टारगेट की तरफ बढ़ेगा। यूक्रेन की हालत हर तरीके से काफ़ी ख़राब है। पिछले 4 सालों में इन्होंने अपने देश का सिर्फ सत्यानाश किया है। जो एक ही अच्छा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होता था, फूड बास्केट बोलते थे इसको वर्ल्ड का, वो सब इन्होंने बर्बाद कर दिया है। और अभी इनकी इंटरनल सिचुएशन ख़राब है, जैसा आपने कुछ समय पहले बताया कि इनके खिलाफ ही बगावत होनी शुरू हो गई है। अब ये 2 ग्रुप बने हैं, करप्शन के चार्जेस इनके ऊपर हैं, इनके ओलिगार्च जो इनके संबंधी हैं वो सब अपना पैसा बाहर ट्रांसफ़र कर चुके हैं। और अचानक ही देखना कुछ समय बाद इतना रेजिस्टेंस हो जाएगा कि ये जेलेंस्की भी जाके इजराइल में बैठ जाएंगे या यूएसए में जा करके बैठ जाएंगे, क्योंकि इनको फेस सेविंग कभी नहीं मिलेगा। ये जो जिद कर रहे हैं अभी भी, जो इन्होंने 2022 में जिद की थी, वो इनको ग्राउंड रियलिटी से अपनी आंखें बंद कर रहे हैं। और सफ़र कौन कर रहा है? जो एक कॉमन आदमी है, जो पूरा देश सफ़र कर रहा है, उसको ठीक करने में पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, फिर भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो लोग इनके खिलाफ जरूर बगावत करेंगे, जैसे हो रहा है। इवन आर्मी के अंदर भी उनका मोराल, जब उनके पास उनका कैजुअलिटी इवैक्यूएशन नहीं हो रहा कि जो मर गया है या चोट लगी उसको उठा के ले जाने का साधन नहीं है इनके पास में, लॉजिस्टिक नहीं है, तो वो सेना कब तक लड़ेगी? तो अपने आप ग्राउंड रियलिटी से इनको कंपेल करेंगी। जैसा मैं कुछ समय पहले ही बोल रहा था, इनको टेबल पे आना पड़ेगा और इसको मानना पड़ेगा, तभी बात रुकेगा। बिल्कुल। यार नितिन कोहली सर, सवाल यह है कि क्या इन 4 सालों में जो यूक्रेन का शीर्ष नेतृत्व है उसने कुछ ऐसा कर दिया है क्या गड़बड़ झाला, कि डर इस बात का है कि अगर युद्ध खत्म हुआ तो उनका बचना नामुमकिन है। क्रीमिया पर यूक्रेन का बड़ा हमला कैसे हुआ ये आपको दिखाते हैं। क्रीमिया में इस्कैंडर मिसाइल सिस्टम पर अटैक हुआ है। यूक्रेन के एसएसओ फोर्सेस ने किया है हमला। क्रीमिया में एक हफ्ते में 10 मिलिट्री ठिकानों पर हमला। ये देखिए आप, तो ये देखिए तस्वीरें कितनी खतरनाक है जो आप देख पा रहे हैं। क्रीमिया में इस्कैंडर मिसाइल सिस्टम पर हमला हुआ है। यूक्रेन के एसएसओ फोर्सेस ने हमला किया है। क्रीमिया में एक हफ्ते में 10 मिलिट्री ठिकानों पर हमला। और देखिए ये बारूद का एक बड़ा मशरूम बनता हुआ नजर आ रहा है। और अहम खबर है, कैलिनिनग्राड में भी यूक्रेन ने हमला किया है। मिलिट्री कमांडेंट दफ्तर पर हमला हो गया, तो मंजिला मिलिट्री ऑफिस में बड़ी तबाही मची है और यह हमला यूक्रेन की तरफ से अंजाम दिया गया है। कहां पर? कैलिनिनग्राड में। यह देखिए तस्वीरें, मिलिट्री कमांडेंट का दफ्तर जो कि निशाने पर रहा यूक्रेन की सेना के। और एक और बड़ी खबर रूस के बेलगोरोद से है, जहां पर बड़ी बमबारी हुई है। बेलगोरोद में मिसाइल से यूक्रेन का हमला हुआ है। पावर स्टेशन को यूक्रेन ने निशाना बनाया। एक और ऊर्जा ठिकाना, सरहद से लगता हुआ इलाका बेलगोरोद, और यहां पर यूक्रेन ने हमला किया। तो देखिए, रूस के अंदर भी यूक्रेन हमले करने में कामयाब तो हो रहा है। कहां कहां हमले हुए हैं? क्रीमिया में हमला हुआ है, कैलिनिनग्राड में हमला हुआ है। इसके अलावा बेलगोरोद जो कि बॉर्डर का इलाका है, वहां पर तो ताबड़तोड़ हमले लगातार कर ही रहा है यूक्रेन। ब्रियांस्क में हमले हुए हैं, कुर्स्क में हमले हुए हैं, कलुगा में भी हमले अंजाम दिए गए हैं यूक्रेन की सेना की तरफ से। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां नजर आ रही हैं। यानी सरदाना सर, कुल मिलाकर यूक्रेन जो कर पा रहा है रूस के खिलाफ, वो तो कर ही रहा है, लेकिन डोनेस्क और लुहांस्क पर भी किसी समझौते के मूड में नजर आ नहीं रहे हैं जेलेंस्की। फिर सलूशन क्या है? जंग चलती रहेगी क्या हमेशा?
देखिए, जो अगर यूक्रेन अटैक कर रहा है, उन्हें भी जवाब देना है यूरोप को, अमेरिका को, ब्रिटेन को, जिनके वो हथियार ले रहे हैं कि हम आपके हथियार से कर क्या रहे हैं। यदि वो हथियारों की भीख मांग रहा है पूरे यूरोप और उनसे, नेटो देशों से, और यदि उसको इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो हाथ से जो उनको एड आ रही है, वो ग्रांट आ रही है, वो बंद हो जाएगी। तो इसीलिए उनको भी दिखाना है कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन कब तक? क्योंकि बाकी देश भी आज नहीं तो वो भी तंग आ चुके हैं। अमेरिका तो शुरू से, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए, वो तो कह रहे हैं शांति होनी चाहिए, लेकिन उनकी हथियार की कंपनियां जो हैं, जो हथियार बेचे जा रहे हैं, वो इस्तेमाल हो रहे हैं। बिल्कुल, तो ये मेरे ख्याल से तब तक चलता रहेगा जब तक यूक्रेन, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अगर ये युद्ध खत्म हो गया तो कहीं डिफेंस जो लॉबी है वो ना नाराज हो जाए। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। पुतिन के करीबी निकोलाई की बड़ी चेतावनी नेटो से। रूसी टकराव की आशंका है। बाल्टिक में नेटो कर रहा है घेराबंदी। कैलिनिनग्राद की नाकेबंदी का जो मकसद है, और अगर यहां पर नेटो ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो फिर आप समझिए कि पुतिन का गुस्सा कितना ज्यादा बढ़ सकता है। तो बाल्टिक में रूस वर्सेस नेटो से टकराव पर पुतिन के करीबी की तरफ से क्या चेतावनी दी गई? निकोलाई पेत्रुशेव ने जताई है नेटो से युद्ध की आशंका। नेटो की तरफ से बाल्टिक में रूसी घेराबंदी के संकेत मिले। बाल्टिक सागर में कई नेटो देशों की मौजूदगी है। रूस का कैलिनिनग्राद भी बाल्टिक में ही मौजूद है। लिथुआनिया पोलैंड के बीच ही कैलिनिनग्राद है। कैलिनिनग्राद ब्लॉक हुआ तो रूसी सैन्य सप्लाई पर असर पड़ेगा। बाल्टिक में नेटो सक्रिय तो रूस को बड़ा खतरा। कैलिनिनग्राद पर हमला हुआ तो वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका है। और मनीष, कैलिनिनग्राद वो रेड लाइन है कि अगर इस पर नेटो ने अपनी आंखें तरीरी तो फिर कुछ भी हो सकता है। पुतिन कोई भी लिमिट क्रॉस कर सकते हैं। क्या लग रहा है आपको? देखिए, दरअसल कैलिनिनग्राद रूस के लिए सबसे वीक पॉइंट है, अगर आप एक तरह से कहें तो। बाल्टिक सी में एक छोटा सा आइलैंड है। दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत यूनियन को बतौर गिफ्ट मिला था जब उन्होंने जर्मनी को हराया था, और रूस के मेनलैंड से दूर है। अब वहाँ पर कहा भी यही जाता है कि जब भी कभी रूस के यूरोपीय देशों से लड़ाई होगी तो सबसे पहले यूरोपीय देश क्या करेंगे, वो कैलिनिनग्राद पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे। मैं खुद वहाँ पर होकर आया हूँ। मैंने वहाँ पर रूस के बाल्टिक सी फ्लीट की ताकत भी देखी है। वहाँ पर न्यूक्लियर सबमरीन डिप्लॉय किए गए हैं। बल्कि इस जंग के शुरू होने के बाद पुतिन खुद वहां दौरा करके गए थे और उन्होंने कहा था कि अगर किसी ने भी कैलिनिनग्राद की तरफ आंख उठाई तो हम युद्ध शुरू कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि रूस और यूरोप के बीच कब जंग शुरू होगा यह कैलिनिनग्राद से तय होगा। लेकिन हाँ, अगर यूक्रेन वहां पर हमला कर देता है तो यूक्रेन ऐसे हमला नहीं कर सकता, क्योंकि वहां जाने के रास्ते या तो बेलारूस होकर हैं या बाल्टिक कंट्री और पोलैंड होते हुए हैं। तो बाल्टिक कंट्री और पोलैंड ये अपना आप कह सकते हैं एयर स्पेस उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि तुम जाओ जाके कैलिनिनग्राद पर अटैक करो। तो उनकी भी मिली भगत इसमें साफ तौर पर दिख रही है। रूस से खतरे पर लिथुआनिया ने एक बड़ी चेतावनी दी है। क्या कहा है? यूक्रेन में जारी युद्ध पूरे यूरोप के खिलाफ युद्ध है। यूक्रेन के बाद नेटो देश पर रूसी हमला होगा, और इस बात की आशंका कोई पहली बार नहीं जताई गई है। बार बार ये डर रूस को लेकर दिखाया गया है। तो नेटो देशों पर क्या रूस अब हमला करेगा? जब इस युद्ध के 4 साल पूरे हो रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच, कहां पर प्रहार की आशंका है? जो ठिकाने हैं, अगर बात करें सुवाल की, इसके अलावा लिथुआनिया पर भी हमला हो सकता है। इसके अलावा पोलैंड जिसकी सीमा सीधे लगी हुई है यूक्रेन के साथ, वहां पर भी रूस हमला कर सकता है। और रूसी प्रहार क्यों संभव है? रूस को कैलिनिनग्राद की चिंता है। जंग की तैयारी में नेटो देश है। लिथुआनिया और पोलैंड की बड़ी जंगी तैयारी भी सामने आ चुकी है। कैलिनिनग्राद की सुरक्षा को लेकर चिंतित है रूस। कोहली सर, किस तरह से आप देखते हैं, क्या जंग के 4 साल का जो सबक है रूस ने भी कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा? क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये रूस को बहुत अच्छी तरह से पता है। ये तो हम लगातार बात करते ही आए। लेकिन क्या इस युद्ध को और बढ़ाने की कोशिश हो सकती है, और वो कोशिश रूस कर सकता है? क्योंकि नेटो देश, यूरोपीय देश लगातार ये खतरा तो जताते ही रहे हैं कि भाई अगर यूक्रेन की वॉल ढह गई तो फिर अगला नंबर यूरोपीय देशों का है, नेटो देशों का है। देखिए, ये जो नैरेटिव यूरोप वाले चलाते हैं कि रूस उन पर हमला कर देगा, उनको खतरा है, ये अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है, अपने डिफेंस को 5% करने के लिए, और जो ये सहायता दे रहे हैं यूक्रेन को, इसको जस्टिफाई करने के लिए है। उनको 4 साल की लड़ाई के बाद में, जबकि रशिया एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्री है,
लेकिन फिर भी वीकनेस तो आती है और कोई कारण नहीं है कि वो नाटो पर अपनी तरफ से हमला करेगा। लेकिन पुतिन को ये बात मालूम है कि नाटो के साथ हमला करना हो सकता है, ऐसी कंडीशन हो जाए कि नाटो कुछ कर दे, जैसे कैलिनिंग्राड में किए, और उनको उनके साथ लड़ाई करनी पड़े, और इसके लिए वो शुरू से तैयार हैं। देखिए, जैसे अभी कुछ समय पहले बात हो रही थी कि बड़ी आस्ता आस्ता उनकी जो फौजें हैं वो डोनबास में आगे बढ़ रही हैं। वो इसलिए कि अपने उस सैनिकों को ज़रूरत से ज़्यादा कमिट नहीं करना चाहता, वो उस चीज़ के लिए बचा के रखना चाहता है कि अगर नाटो के साथ कुछ करना पड़ गया, चाहे वेस्टर्न यूक्रेन के अंदर या हो सकता है यूरोप के अंदर ही। तो अपनी तरफ से पुतिन ये नहीं करेगा। अगर उन पर कोई फोर्स किया जाता है तो उनकी नेवल ताकत भी काफ़ी है, जिससे, और यूरोप भी इस समय लड़ाई करने की स्थिति में नहीं है। उनकी अपनी ना तो सैनिक है क्षमता है, ना उनके पास हथियार है। बिल्कुल। और राजीव सरदाना सर, क्या यही वजह है क्योंकि बहुत लंबा खिंच गया है ये युद्ध, 4 साल पूरे होने वाले, और ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता है कि रूस ने अपना कुछ नहीं खोया, या उसका कितना नुकसान नहीं हो, कितने सैनिक मारे गए, या कितना उसके हथियार, तमाम गोला बारूद इसमें खत्म हुआ। ये सब कुछ जानते हैं, नुकसान वहां पर भी हो रहा है। और जैसा नितिन कोहली सर ने कहा कि 4 साल में भी रूस कमजोर जरूर हुआ है। क्या जानबूझकर रूस को एंगेज रखा जा रहा है ताकि वो मौका आए और फिर रूस के खिलाफ किसी बड़ी रणनीति के साथ आगे बढ़ा जाए नाटो की तरफ से, ऐसा आपको लग रहा है? देखिए, ये मुमकिन नहीं है कि नेटो रशिया पे अटैक करेगा, क्योंकि रशिया इतना स्ट्रांग देश है, इतना विश्व में सबसे बड़ा और इतना स्ट्रांग देश है कि उनके पास ना असले की ना सैन्य सामग्री की कोई कमी आई है। कम जरूर हुआ है, लेकिन उसी रेट पे उन्होंने रिप्लेनिश भी कर दिया है, और हथियार उनके पुराने जो थे वो भी इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि रशिया कमज़ोर हुआ है। युद्ध एक पार्ट है, जरूर उनके सैनिक भी मारे गए हैं, लेकिन रशिया मेरे ख्याल से और ज़्यादा उभर के और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। आज रशिया और बढ़ गया क्योंकि उसने 20% यूक्रेन का हिस्सा भी अपने कब्जे में कर लिया है। तो मेरे हिसाब से रशिया स्ट्रांग हुआ है, ना कि कमज़ोर हुआ है। ठीक बात है। ये बात तो मैदान जंग में ताकत की हुई, लेकिन बातचीत का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। मनीष, कुछ उम्मीद की जाए? देखिए, बातचीत चल रही है, चलती रहेगी। अब इसमें ट्रंप कितना इंटरेस्ट ले सकते हैं, मुझे लगता है मोटे तौर पर एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है ट्रंप और पुतिन के बीच में कि आप ईरान देख लो और यूक्रेन में मुझे जो करना है कर लेने दो। वैसे भी आप जब मुनरो डॉक्ट्रिन का हवाला देते हैं कि अमेरिका से लेकर और लैटिन अमेरिका में नीचे चिली और पेरू तक जो है अमेरिका का साम्राज्य होगा, तो रूस छोटा ही सुपर पावर सही तो कम से कम अपने पड़ोस में यूक्रेन में तो इन्फ्लुएंस रख ही सकता है। मोटे तौर पर यह अंडरस्टैंडिंग साफ तौर पर दिख रही है।